मैं फिर से अपने देश के लिए जलियांवाला बाग रिपीट कर सकता हूँ, तो यू नेवर गेट द सेकेंड चांस, ऐसा बोलें और 6 गोली धाएँ 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 मार के छाती पूरा पीतल का कर दिया। मेरा नाम उत्कर्ष पांडे, इजी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के चलते जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और जलियांवाला बाग कांड होने के चलते एक नायक हमारे देश में आए जिसका नाम था उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। इनके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग अपना रॉलेट एक्ट से। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं कूटम भारतीय एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून। ऐसा कानून लाया था ब्रिटिश सरकार जिसके थ्रू वो लोग, ऐसा उसमें प्रावधान था कि इंडियंस को, यानी भारतीयों को, जो भी भारतीय जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए या फिर जो क्रांतिकारी थे, जो भी इस तरह की गतिविधि में पाए जा रहे थे, उनको उठा के पिटाई चालू कर देना, उनको उठा के उनका कुटाई चालू कर देना है, शक के बिना पे भी कि अच्छा ये टीम बना रहा है, ये इंडिपेंडेंस खेलने वाला है, ये अपने लोगों को उकसा रहा है कि आप आज़ादी मांगिए। इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हुए कोई भी पकड़ाएगा तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, बिना सुनवाई, बिना वकील, बिना दलील, पिटाई चालू। इस तरह का ये एक्ट था रॉलेट एक्ट। मतलब कि पूरा काला कानून लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा हम भारतीयों के लिए। तो इससे हम लोग पूरे देश में इससे संतोष किसी को नहीं था। ये एक्ट सबको ये एक्ट आंख में गड़ रहा था कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो अजीब सा एक्ट है कि बस बिना कोई प्रावधान के आदमी, बिना किसी भी गुनाह के आप इसे किसी को उठा सकते हैं, जिसको मन कर जाए उसको उठा कर पीट सकता है ये लोग। मतलब और बिना डिटर्जेंट का धुलाई किसको पसंद है, ये लोग इस टाइप का ठोकाई चालू किया था रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो ये जो चिंगारी था, ये आग तब बना जब पंजाब में ये एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि सतपाल नाम का और सैफुद्दीन नाम का 2 ठो वहाँ पे रिवोल्यूशनरी थे, मतलब कि क्रांतिकारी लोग थे। वहाँ का इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत था। ये पंजाब के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। सैफुद्दीन और सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब जब सैफुद्दीन और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया तो पंजाब का लोग का मूड ख़राब हो गया। अब वो लोग सोचा कि यार इनको तो छुड़वाना पड़ेगा, ये लोग तो कैसे ज़बरदस्ती करके उठा ले रहा है किसी को। तो 10 अप्रैल 1919 को इनको अरेस्ट किया गया था। और 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाने के बाद वहाँ का लोग सोचा, हमारे इंडियंस भाई लोग सोचे, पंजाबी भाई लोग सोचे कि चलिए अब चल के थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया जाए और उनको निकलवाने के लिए और ये काला कानून के खिलाफ थोड़ा सा आवाज़ उठाया जाए। तो शांतिपूर्वक एकदम बिना लाठी डंडा बंदूक गोली कोई चीज़ नहीं, शांति से 10 को अरेस्ट हुए थे। 13 को ये लोग जलियांवाला बाग पहुँचे। जलियांवाला बाग एक बाग टाइप का है, वहाँ पहुँचे कि वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट मतलब समझ रहे ना, धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांति से, कोई गुंडाई नहीं करना है। शांति से जाएंगे वहाँ पर हम लोग और प्रोटेस्ट करेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए, कानून बेकार है, ये कानून हमको पसंद नहीं है, और हमारे वो सैफुद्दीन और सत्यपाल को भी रिलीज़ किया जाए, आप लोग गलत कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा हुए थे। और 13 अप्रैल का दिन था वो, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था। और उसी दिन गलती से, संजोग से बोलिए, बैसाखी का भी दिन था। समझ पा रहे हैं आप? तो बैसाखी का त्यौहार था। तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे पंजाबी लोग या बहुत सारे लोग वो बैसाखी मनाने के लिए भी पहुँचे थे। उसके त्यौहार में मस्ती कर रहे थे वहाँ पे। और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। मतलब सारे लोग जो थे वहाँ प्रोटेस्टर नहीं थे। वहाँ पे कुछ लोग अपने त्यौहार मनाने भी गए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। तो लेकिन सबको मिला के लगभग 15 से 20 हज़ार का हुजूम वहाँ पे, 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और ये सब जैसे ही उस समय का जो गवर्नर जनरल था पंजाब का, उसको जब पता चला कि वहाँ पे इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो इमीडिएटली बोले कि जल्दी से जाके आपको, जल्दी से वो ऑर्डर किए कि जल्दी से उस जगह को खाली करवाया जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो खाली करवाने का जो दायित्व मिला वो जनरल डायर को मिला, जनरल ओ डायर को मिला। और वो अपने 90 सिपाही लेके और 2-3 तोप लेके पहुंच गए जलियांवाला बाग कि वहाँ पे माजरा क्या है। जब वहाँ पहुँचे वो, तो देखे कि बड़ा सा जलियांवाला बाग जिसके अंदर 15 से 20 हज़ार लोग हैं, उसमें एक छोटा सा 3-3.5 फीट का एक छोटा सा गेट है। आप समझ पा रहे हैं? 3-3.5 फीट के गेट से तो तोप अंदर नहीं जा पाता। 2 ठो टैंक भी लेके गए थे। सोचिए, पीसफुली वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए टैंक और इस टैंक लेके पहुँचे। लग रहा है कि आतंकवादी से जंग करने जा रहे हैं। 2 गो टैंक लेके पहुँच गए हैं। अब जब देखे कि टैंक अंदर तो जा नहीं पाएगा, 3-3.5 फीट का छोटा सा गेट था और वही एंट्री पॉइंट था, वही एग्जिट पॉइंट था, वहीं से बाहर जाना, वहीं से अंदर आना। पूरे के पूरे जलियांवाला बाग जो आपको कभी सौभाग्य मिले तो जलियांवाला बाग ज़रूर जाइए, एक बार वहाँ ज़रूर जाके देखिए, आपको बड़ा शांति का अनुभव होगा। क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर का वहाँ पे
खून है, वहाँ वहाँ आपको गोली का निशान मिलेगा, जहाँ पे गोली चलाया गया लगातार। आपको बड़ा बड़ा अजीब सा फील होगा वहाँ, बड़ा आप मोटिवेट होंगे वहाँ जाने के बाद। जो जो हमारे साथ कांड हुआ है, जो ये ब्रिटिशर लोग हमारे साथ किए हैं, खून खौलाएगा आपका अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो, अगर आप वहाँ जाते हैं तो समझिए बात को। ये क्या करते हैं, वो 3 साढ़े 3 फीट का जो छोटा सा गेट होता है उसके सामने अपना तोप लगा देता है, समझिए। अब जो भी बाहर, जो भी अंदर है, वो अगर बाहर आता है तो तोप से उड़ा दिया जाएगा। और अपने जो 90 ये सिपाही लेके आया था, सबको बोला लाइन से खड़ा, सबको अंदर भेजा, लाइन से खड़ा किया और लाइन से खड़ा करके बोलता है फायर, सबको गोली मार दो। सोचिए 90 सिपाही खड़ा किया लाइन से, उधर पूरे के पूरे 15-20 हज़ार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई मेला घूम रहा है, कोई बैसाखी में आया, कोई भंगड़ा पा रहा है, लेकिन इसने कह दिया फायर, सबको मार दो, जो भी दिख रहा है सबको मार दो। लगातार 17 मिनट गोली, लगातार 17 मिनट गोली धड़ाधड़ 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 चलते रहा। किसी को कहीं लग रहा है, कोई भाग रहा है, सब जान बचाने के चलते कहीं इधर कूद रहे हैं, कोई उधर कूद रहे हैं, कोई तो पैर से दब के मर गया, कोई वहाँ छोटा सा कुआं था, कुआं में कूद कर अपना जान बचाने के चक्कर में उसमें दब के मर गया, कोई उस बाउंड्री को फाड़ने के चक्कर में हाथ गोड़ तोड़वा लिया। मतलब कि पूरा का पूरा अजीब सा सीन चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि वो मंज़र, आप वो मंज़र इमेजिन नहीं कर सकते, इस तरह का वहाँ पे उस टाइम में सीन चल रहा होगा। और कंटिन्यू 17 मिनट गोली किसको भी लग सकता है, सब कोई छुप रहा है, बच रहा है, अपने बच्चे को बचा रहा है, उसमें कोई बहुत ही गंदा सीन। 17 मिनट तक ये लगातार गोली चला, 17 मिनट धाए 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 17 मिनट गोली चला। उसके बाद जब गोली रुका तो और बुरा क्या कि जो लोग बच गए थे उन लोग को पैदल जनरल ओ डायर वापस नहीं जाने दिया। वो बोलता है कि आप रेंगते हुए बाहर निकलोगे, जलियांवाला बाग के वो जो छोटा सा गेट था उससे जो बचे हुए हैं आप लोग रेंगते हुए बाहर निकलो, मतलब घुटने पे बाहर निकलो, रेंगते हुए बाहर निकलो, ऐसे लुढ़क के बाहर जाओ, ऐसे पैदल खड़ा खड़ा टिकटॉक करके नहीं आ सकते हैं। आप सोचिए क्या बेइज्जती कर रहा था, क्या क्रूरता था इसका। इस पे मतलब कि रानी माफ़ ना करे इसको, इतना बड़ा जल्लाद था ये। तो जब ये सब हो रहा था, ये जलियांवाला बाग जो पूरा कांड हुआ 13 तारीख को 1919 में जलियांवाला बाग में ये 17 मिनट तक गोली चलवाया जनरल ओ डायर, जिसमें 1000 से 1200 लोग मर गए, 15 से 2000 लोग इंजर्ड हो गए, अधमरा पड़े हुए थे। इन सब के बीच एक महज 15-16 साल का बच्चा शेर सिंह, इन सब के बीच बस महज 15-16 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह ये सब कुछ देख रहा था, बहुत छोटा था, कुछ नहीं कर पाता बेचारा, कुछ कहीं औकात ही नहीं था ना, इतने बड़े बड़े लोग को गोली चला दिया गया तो छोटा बच्चा क्या उखाड़ पाता। लेकिन 5-16 साल का बच्चा सब उस समय जो बन पाता वो कर रहा था। दौड़ के पानी लेके आता, पानी पिला था, जो जिनका आखिरी सांस चल रहा उनको पानी पिला रहा था, जो अधमरा पड़े उनको पानी पिला रहा था, जो मर चुके हैं उनका लाश को साइड कर रहा था। जो इससे बन सके बेचारा अपने हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन रोए जा रहा है, कंटिन्यू रोए जा रहा है। लोगों का लाश चारों तरफ देख के रो रहा है, परेशान है। उसका रोना कब गुस्सा में बदला पता नहीं चला, उसको इतना ज़्यादा अंदर से ख़राब लगा। वही टाइम खून से लथपथ मिट्टी को हाथ में उठाया और कसम खाया कि आज जो इसने जनरल ओ डायर ने मेरे भाइयों को मारा है, मेरे भारतीय भाइयों को मारा है, इसका बदला मैं लूँगा। इसका बदला तो होना ही चाहिए, और कोई ले नहीं ले, मैं ज़रूर लूँगा, इसको ठोकूँगा। जनरल ओ डायर ये पाताल में कहीं नहीं छुप जाए, ये कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, ये कोई भी हो, इसको ज़रूर मारूँगा, इसको खोद के मारूँगा। अभी तो मैं बच्चा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवाइटल चना खा लेता हूँ, मारूंगा जरूर इसको, थोड़ा सा अपना देखता हूँ कैसे क्या कर सकता हूँ, लेकिन मारूंगा जो। कसम खाया उसने उस दिन, और वो कसम उनके पक्का इरादा किया कि मैं मारूंगा। तब तक क्या हुआ कि जब जनरल डायर इतना बड़ा कांड किया तो ब्रिटिश का जो सरकार था वो समझ गया कि जनरल डायर का जो जान है अभी खतरा में है इंडिया में। क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि जब छोटा सा ये बच्चा का मूड इतना ख़राब हो सकता है, तो फिर और जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह और भी जो थे, बोस जी थे हमारे, और जितने भी लोग थे, उन लोग का तो अलग ही लेवल का मूड ख़राब हो रहा होगा ना कि इतना बड़ा ये कांड करवा दिया। तो इनका जान को खतरा था जनरल ओ डायर को, ये ब्रिटिश सरकार जान रहा था। तो इनको वापस लंदन भेज दिया गया कि आप जाइए वहाँ से कुछ अलग सा कोई काम संभालिए, उनको अलग सा डिपार्टमेंट दे दिया गया, आप वहाँ से संभालिए। इंडिया से इनको हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे इनका जान खतरा में था, कभी भी कोई इनको ठोक देता है। तो लंदन भेज दिया गया। अब इनके फिराक में ये छोटा बच्चा तो था ही, इसको पता चल गया वो लंदन चला गया है। अब इनको भी लंदन जाना है। लंदन कैसा है, कैसा दिखता है, वर्ल्ड के मैप में लंदन किधर पड़ता है, लंदन का भाड़ा कितना है, लंदन में खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, सोएंगे कहाँ, कुछ नहीं पता, लेकिन जाना है। क्यों जाना है भाई? डायर को मारना है तो जाना है। ये था इनका मतलब कि पूरा ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अब जनरल को मारना है। ये खुद अनाथ थे, आपको बता दें इनके बारे में थोड़ा। शेर सिंह नाम था इनका।
बाद में ये उद्धम सिंह बनते हैं, बड़ा होकर इनका नाम उद्धम सिंह पड़ता है। बचपन में इनका नाम शेर सिंह था। तो ये बचपन से ही अनाथ थे, अनाथ आश्रम में पढ़े बड़े, और पूरा का पूरा इनका जो दीक्षा शिक्षा मिला ये पूरा का पूरा सिख कम्युनिटी से मिला। ये अलग ही लेवल के भगत सिंह के बहुत बड़े फ़ैन थे। अब भगत सिंह का जो फ़ैन होगा समझ सकते हो किस लेवल का पागल होगा अपने देश के लिए, इंकलाब जिंदाबाद वाला। तो ये उनका फ़ैन थे। अब ये सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जीना है तो खाना पड़ेगा, जीना है तो खाने के लिए पैसा चाहिए। तो सर्वाइव करने के लिए जो भी जी रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उससे ये कुछ पैसा इकट्ठा किए। फिर कभी मौका लगा और ये पहुंच गए लंदन। अब लंदन पहुंच गए तो लंदन छोटा सा तो है नहीं कि लंदन पहुंच गया डायर को मार देंगे। लंदन में डायर कहाँ रहता है, लंदन में डायर का ऑफिस कहाँ है, लंदन में डायर जिंदा भी है कि नहीं, ये सब कुछ पता करना था इनको। बहुत मुश्किल काम था उतना बड़ा लंदन में एक छोटा सा एक आदमी को ढूंढ लेना। अब कोई फ़ोन करके थोड़ी करे चाचा कहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं आपको ठोकने, फ़ोन करके तो गए नहीं थे ये। अभी लंदन पहुँचे, लंदन पहुँचने के बाद ये अभी सर्चिंग ऑपरेशन चालू किए। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी इनका मौसा का फ्लैट थोड़ी था वहाँ पे, ये भी वहाँ जाकर परेशान रहेंगे कहाँ। बेचारा मतलब दर दर का ठोकर खाएं, कभी रोड पे सोएं, कभी पेड़ के नीचे सोएं, कभी किसी और के बालकनी में सो गए, कभी छत नहीं मिला तो कुछ भी, कभी रूखा सूखा खाएं, कभी खाने को नहीं मिला, होटल में काम किया, प्लेट धोया, गाड़ी के कंपनी में काम किया, नट टाइट किया, मैकेनिक का काम किया, हर तरह का काम किया सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, कि ज़िंदा रहना ज़रूरी है। उन्होंने अपने आप से कहा था कि मरना नहीं है ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी लिए बगैर। सोचिए कितना बड़ा बात कहा इन्होंने, मतलब कि मरना नहीं है उद्धम तुमको डायर को मारे बगैर। इनका लाइफ का एक ही मकसद था, ईट स्लीप डायर रिपीट, ईट स्लीप डायर रिपीट, मतलब ईट खाना है, सोना है, डायर को खोजना है, फिर रिपीट, यही काम करना पर डे। और कोई मकसद ही नहीं था इनको। एक दिन गलती से इनको डायर दिख गया, और ये जो इतना दिन में इंग्लैंड में जो ये लंदन में जो ये काम कर रहे थे, तो कुछ पैसा इकट्ठा किए थे साइड से, और एक गन खरीद लिए थे पुलिस वाला से, समझे। वहाँ का एक पुलिस वाला से गन खरीद के अपने पास हमेशा रखते थे ये, कि जब डायर मिलेगा ठोक देंगे। एक दिन गलती से इनको डायर मिल गया, और जब इनको डायर मिला इनको ठोक देते हैं आराम से। इनको अपॉर्चुनिटी था मारने का, लेकिन नहीं मारे। ये सोचे कि जब इनको मारेंगे, ये कहानी पूरा बढ़िया है समझिए, बहुत आपको अंदर से बड़ा जोश फील करवाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हीरो है ये हमारे लिए। अनसाउंड रह गए, लोग बहुत कम जानते हैं इनके बारे में। भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, गांधी चाचा के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रोड आपको, स्कूल आपको, मार्ग आपको, कॉलेज आपको इनके नाम पे नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। पंजाब में एक आध दो मिल भी जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इनको छुपा दिया गया, लेकिन रियल हीरो इनको भी हम लोग बोल सकते हैं। पूरा कहानी इनका सुनिए आप क्या किए हैं। अभी क्या करते हैं कि बंदूक खरीद लिए, सामने मिल गया डायर, मारे नहीं। बोले इसको तो मैं नहीं मारूँ, इसको तो मैं मारना है, अभी नहीं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा भीड़ में, जो पूरा समाज को, पूरा लोग को, पूरा दुनिया को पता चले कि मैंने ठोका है इसे। फिर वो ताक में लगे रहते हैं कि अब कब मौका मिले, अब कब मौका मिले। और वो दिन आता है 13 मार्च 1940 को। वो दिन आता है 13 मार्च को, याद रखिएगा डेट, 13 मार्च 1940। 21 साल के बाद वो दिन आता है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जब इन्होंने कसम खाया था मट्टी हाथ में लेके, और 1940 में वो दिन आता है 13 मार्च का, जब कैक्सटन हॉल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जिसमें जनरल डायर को संबोधित किया जाएगा नाइटहुड के उपाधि से। उनके अचीवमेंट्स जो वो जलियांवाला बाग कांड किए हैं, उसके चलते ब्रिटेन की सरकार उनको वहाँ पे सम्मानित करने वाला था। कैक्सटन हॉल में, लंदन के कैक्सटन हॉल में उनको सम्मानित किया जाने वाला था 13 मार्च 1940 को, समझे। तो ये भी वहाँ पहुँच गए, इनको पता चल गया, ये पता कर लिए थे, वहाँ पहुँच गए। और इंग्लिश मैन के जैसा गेटअप किए हैं अपना, एकदम कोट वोट लेके, लंबा वाला कोट लेके खड़ा, और बुक का पेज को काट के उसमें गन को छुपा के, जैसे फिल्म में होता है वैसे सोचिए, पूरा फिल्म का सीन बना के बंद करके अपना ये अंदर जाकर बैठे हुए हैं। और इनका प्लान पूरा था कि जब ये भाषण देगा और डायर भाषण देकर निकलेगा, इसको ठोक दूंगा। जब वो भाषण देने के लिए चढ़ा और भाषण स्टार्ट किया, तो वो अपना पूरा बखान कर रहा था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, अपना पूरा डीलिंग 3-5 दे रहा था। 3-5 देने के चक्कर में ज़्यादा दे दिया। वो का बोलने लगा कि मेरा सरकार अगर हमको फिर से मौका दे, तो मैं ऐसे जलियांवाला बाग अपने सरकार के लिए, ऐसा जलियांवाला बाग कांड फिर से मैं कर सकता हूँ, मुझे सरकार, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो जब ये सुने कि वैसे वैसे भाषण दे रहा है, इनका मूड हो गया ख़राब। ये उठ के गए और सामने जाके, डायर के एकदम सामने जाके, 4-5 हज़ार लोग बैठे हुए पूरे अरीना में, वहाँ सामने जाके बोलते हैं कि यू नेवर गेट सेकेंड चांस।
समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहे वो जब भाषण दे रहा था कि अगर हमको सरकार फिर से मौका दे तो मैं फिर से अपने देश के लिए ऐसा कुछ करूँ, मैं फिर से अपने देश के लिए जलियांवाला बाग रिपीट कर सकता हूँ, तो यू नेवर गेट द सेकेंड चांस, ऐसा बोले और 6 गोली धाएँ 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 मार के छाती पूरा पीतल का कर दिया। 6 गोली मारे, उसको ख़त्म, ऑन द स्पॉट मार दिया जनरल डायर को 4 से 5 हज़ार लोग के सामने, मतलब 4 से 5 हज़ार गोरों के बीच में उनका नाइटहुड को ठोक दिया। सब खड़ा होकर देखते रहे, भगदड़ मच गया पूरा एक्शन हॉल में। सब इधर उधर भागने चालू कर दिए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। सब भाग रहे हैं इधर उधर। सुपरिटेंडेंट आता है, पुलिस आता है इनको अरेस्ट करने के लिए, हिम्मत नहीं होता उसका इनको अरेस्ट करे। हाथ में गन लिया हुआ फौलादी जिगर लेके, कौन छूने जाएगा, ठोक दिया है जनरल डायर को। अपने से अपना गन को ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं कि अरेस्ट मी, मेरा काम हो गया, डरो मत, मुझे अरेस्ट कर लो। इनको अरेस्ट किया जाता है और इमीडिएटली जज के पास ले जाया जाता है। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग सवाल जज वहाँ क्या पूछता है इनसे, जज इनसे पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारे पास मौका था तो तुम भागे क्यों नहीं। यही बोलते हैं उधम सिंह स्माइल के साथ। सोचिए ये जो शेर सिंह बच्चा था अब उधम सिंह बन चुका था। जब बड़ा होने के बाद इनको जब ये अनाथ आश्रय में थे तो फिर जब इनको शिक्षा दीक्षा मिल रहा था तो वहाँ से इनका नाम उधम सिंह पड़ चुका था। तो उधम सिंह से पूछा गया कि तुम भागे क्यों नहीं, तो ये स्माइल करते हुए बोलते हैं कि अगर मैं भाग जाता तो आपको पता कैसे चलता कि 7 समंदर पार से कोई भारतीय आया था और अपने देश का बदला लिया। अगर मैं भाग जाता तो आप लोग को पता कैसे चलता कि भारतीय भी बदला लेते हैं। ये सब सुन के तो जज का हालत खराब है। जज सोचा कि ये कौन पागल सन की है, पूरा कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर जज पूछता है इनसे कि तुमको कोई सफाई देना है, कुछ अपने बारे में बोलना है तो बोलो, क्योंकि तुमने संगीन जुर्म किया है, तुमने मर्डर किया है जनरल ओ डायर का, तुमको तो भाई फांसी की सज़ा मिलेगी, तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमको अपने आखिरी कुछ शब्द बोलने हैं या फिर तुमको कुछ अगर बोलना है अपने सफाई में तो बोल सकते हो। बोला हमको कुछ नहीं बोलना है। वो बोला, जज बोला कि अपने सफाई में कुछ बोलना था आप बोल सकते हैं, इनको कुछ नहीं बोलना था। बोला अगर तुमको छोड़ देंगे बाबू, जज बोला उधम सिंह को, अगर तुमको छोड़ देंगे तो कुछ साल में जज बोला उधम सिंह को कि तुमको अगर छोड़ देंगे जिंदा तो कुछ साल में हजारों उधम सिंह देश में पैदा हो जाएंगे तुम्हारे, इसलिए तुमको नहीं छोड़ सकते हैं। उधम सिंह बोलता है अरे सर आपको छोड़ने के लिए बोला कौन, आप बोलते हैं कुछ सालों में, आप हमको जिस दिन फांसी दीजिएगा उस दिन लाखों उधम सिंह मेरे देश में पैदा हो जाएंगे। जज टेंशन में, यार क्या बात बोला, सही बात बोला। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा हीरो को हम लोग ऐसे ही भूल गए हैं। इनको ट्रायल के लिए ले गया गया। 1 अप्रैल से इनका ट्रायल चालू हुआ। सोचिए 13 मार्च को गोली मारे थे, 1 अप्रैल से इनका ट्रायल चालू हुआ और इनको फांसी दे दिया गया 31 जुलाई को। कितने लोग को पता था कि 31 जुलाई को उधम सिंह का शहीद दिवस है, बताइए आप लोग, कितने लोग को? किसी को नहीं पता था, मैक्सिमम लोग को नहीं पता था। कितना शर्म का बात है कि हम लोग इतना बड़ा स्टार को नहीं जानते हैं। सबको जानना चाहिए, सबको उतना ही वैल्यू मिलना चाहिए। जो हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए काम किए हैं, ब्रिटिश के खिलाफ हो या फिर कहीं भी, जो सबको अहमियत मिलना चाहिए। इनको थोड़ा सा अनसाउंड रखा गया, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने पहला लेक्चर यहीं पे लेके आया। उसके बाद मैं बायोग्राफी सबका डील करूंगा, भगत सिंह का भी, चंद्रशेखर आज़ाद का भी, सुभाष चंद्र बोस का भी, सबका मैं डील करूंगा। लेकिन इनका मैंने सबसे पहले इसलिए लाया क्योंकि इनको पूरा अनसाउंड रखा गया और ये रियल हीरो से कम नहीं है। इन्होंने अपने देश का बदला लंदन के कैक्सटन हॉल में घुस के सबके बीच में जाके ठोक दिया उसके छाती में गोली। वो 75 साल का बूढ़ा हो चुका था उस समय, लेकिन फिर भी अपना बदला लिया इन्होंने अपने हाथ से मार के 7 समंदर पार जाके। दैट्स कॉल सरदार उधम सिंह। तो फिर इनको फांसी दिया गया 31 जुलाई को। और कहा जाता है कि जब इनको फांसी दिया जा रहा था, ये भी सुन लीजिए, तो जल्लाद जो काला कपड़ा मुंह पहनाता है नहीं पहने, बोले हमको नहीं पहनाओ, और अपने से वो फंदा लेके गले में पहने और झूल गए अपने से, इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए। यानी कि उधम सिंह की जय, हम लोग को भी ये बोलना चाहिए। इतना बड़ा स्टार इन्होंने ऐसा किया। तो ये सब कुछ आप उधम सिंह के बारे में जो आपको मैंने बताया आप समझ गए। रॉलेट एक्ट से कैसे जुड़ा हुआ था, रॉलेट एक्ट के चलते कैसे जलियांवाला बाग हुआ आप समझ गए। और जलियांवाला बाग से एक नायक कैसे निकल के आया, सरदार उधम सिंह, शहीद सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह बोलना सही नहीं होगा, शहीद सरदार उधम सिंह, द अनसाउंड हीरो, द रियल हीरो हमारा। तो आशा करता है कि सब कुछ समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को ड्रॉप करें, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। और चलिए इसी तरह का लेक्चर लेकर बेहतरीन फिर आपसे मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।